Hello students, good evening. Welcome in online agriculture e-platform. I am Mamta Dal. स्टूडेंट्स आज अपने जो साइटोलॉजी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं लाइक जेट है, आईसीआर है और भी अनदर एग्जाम जिनके अंदर जो साइटोलॉजी का पार्ट रहता है और वी कैन से सेल और सेल डिवीजन का जो पार्ट रहता है तो उसके अंदर जो एग्जाम्स में बहुत बार जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनकी अपने आज बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की जो अपनी क्विज रहेगी इसके अंदर अपने कंप्लीटली जो साइटोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनकी अपने बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहला क्वेश्चन। यस, सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हु प्रपोज द सेल थ्योरी, या आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं कोशिका सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है स्टूडेंट्स। सबसे पहला जो ऑप्शन है श्लीडन एंड श्वान, दूसरा जो ऑप्शन है वाटसन एंड क्रीक, तीसरा जो है वो मैंडल एंड मॉर्गन एंड फोर्थ वन जो है वो है रॉबर्ट हुक। तो स्टूडेंट्स ये चार आपके सामने ऑप्शन है। आप यहाँ पे देखिए जो सेल थ्योरी है ये जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी में जितनी भी चीज़ें जो एक्सप्लेन की गई थी वो जो चीज़ें हैं वो किसने एक्सप्लेन की थी, या आप ये बोल सकते हैं कि सेल थ्योरी जो है वो किसने प्रपोज की थी, सेल थ्योरी किसने दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है सेल थ्योरी से। यस स्टूडेंट्स आंसर दीजिए आप इसका। यस, A option Schleiden and Schwann, second option is Watson and Crick, third option is Mendel and Morgan and fourth one is Robert Hooke. Yes, right answer कौन सा है? Yes students, right answer जो है that is Schleiden and Schwann. Yes, जो सेल थ्योरी है या हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत जो है इसमें जितनी भी जो चीज़ें जो इंक्लूड की हुई है लाइक जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब सेल से मिलकर बने हुए हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये जो है ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी, श्लीडन एंड श्वान ने दी थी। श्लीडन जो है ये बॉटनिस्ट थे। बॉटनी साइंस स्टूडेंट्स वो होते हैं जो वनस्पति विज्ञान या बॉटनी के जो से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं, या आप ये बोल सकते हैं बॉटनी के जो साइंटिस्ट होते हैं प्लांट से रिलेटेड जो रिसर्च करते हैं। और जो श्वान थे स्टूडेंट्स वो जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट का मीन्स क्या है, जंतु वैज्ञानिक, मतलब जो जंतुओं से रिलेटेड जो रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है दैट इज श्लीडन एंड श्वान। क्लियर है। तो सेल थ्योरी जो है वो श्लीडन एंड श्वान साइंटिस्ट ने दी थी। सेल थ्योरी में जो चीजें इंक्लूड की गई थी लाइक जो जैसे अपने बात करें जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की अपने बात करते हैं। तो आप पहले वाले जो क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर लगा लेना श्लीडन एंड श्वान। सेकेंड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, या हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। यस स्टूडेंट्स, सेल थ्योरी जो है श्लीडन श्वान ने दी थी। अब सेल थ्योरी को एक्सेप्शन कौन है? स्टूडेंट्स सबसे पहली बात कि एक्सेप्शन का मीन्स क्या होता है। एक्सेप्शन का मीन्स होता है कि वो जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। यस स्टूडेंट्स, अपने ऑप्शन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज बैक्टीरिया, सेकेंड ऑप्शन इज फंजाई, थर्ड वन इज लाइकेन एंड फोर्थ वन इज वायरस। सॉरी यहाँ पे सीधा वीरू लिखा हुआ है, नॉट वीरू, यहाँ पे वायरस आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैक्टीरिया को जैसे हिंदी में जीवाणु कहते हैं, फंजाई को हिंदी में कवक कहते हैं, लाइकेन को लाइकेन ही बोला जाता है और वायरस को विषाणु बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स बताइए सेकंड क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या रहेगा। यस, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स मैं बताती हूँ जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर रहेगा दैट इज वायरस। यस, वायरस इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्यों है? देखिए स्टूडेंट्स, कोशिका सिद्धांत जो है इसमें ये चीज़ें लिखी गई है या ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने हुए। सेल जो है उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वो अपने वो फ्रीली सेल डिवीजन कर सकती है, कोशिका विभाजन कर सकती है। उसमें जेनेटिक मटेरियल या फिर अनुवांशिकी पदार्थ जो होता है डीएनए एंड आरएनए दोनों प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें इंक्लूड की गई थी ये सब के सब सेल थ्योरी में इंक्लूड की गई थी। अब स्टूडेंट्स बैक्टीरिया जो है ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फंजाई है ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइकेन है ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट वायरस जो है ये लिविंग नहीं है। आपको पता है, हम पढ़ते हैं वायरस जो है लिविंग एंड नॉन लिविंग का कनेक्टिव लिंक है, या आप इसे बोल सकते हैं कि सजीवों व निर्जीवों की योजक कड़ी है। स्टूडेंट्स वायरस जो है अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर है, या आप ये बोल सकते हैं सीधा वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, देन वो नॉन लिविंग है, निर्जीव है। बट स्टूडेंट जैसे ही उसको कोई होस्ट मिलता है, कोई प्रपोषी मिलता है, ये उसके अंदर एंटर कर जाता है और अपनी रिएक्शंस को कंप्लीट करता है।
इट मीन्स स्टूडेंट जो वायरस है वो आप उसे कंप्लीटली एक सेल नहीं बोल सकते, आप उसे सेपरेटली कोशिका नहीं कह सकते, बिकॉज स्टूडेंट्स जो वायरस है, अगर वायरस सीधा इन्वायरमेंट में है तो वो एक डेड पार्टिकल की तरह बिहेव करता है या नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। तो स्टूडेंट्स वायरस जो है वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। वैसे भी सेल थ्योरी जो दी गई है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए दी गई है, मीन सेल के लिए दी गई है, और वायरस तो अपने आप में सेल ही नहीं है। वायरस जो है, वायरस में जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों चीजें एक साथ कभी भी प्रेजेंट नहीं होती। जबकि नॉर्मली अगर हम सेल की बात करें, कोशिका की बात करें, तो नॉर्मली सेल के अंदर डीएनए एंड आरएनए बोथ प्रेजेंट रहते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट जो सेकंड क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है दैट इज डी। क्लियर है? तो इसका जो राइट आंसर है ये वायरस है। और वैसे भी स्टूडेंट्स आरएचबी टेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया था, 5 जगत अवधारणा दी थी। उनके अनुसार जितने भी जो सजीव है वो सब के सब जो सजीव है उनकी 5 कैटेगरी बनाई थी। पहला मोनेरा था जिसमें जीवाणु वगैरह आते थे। 2 नंबर पे जो था प्रोटिस्टा था, प्रोटिस्टा में जैसे डायनोफ्लेजिलेट है, अमीबा है, युग्लिना है। 3 नंबर पे जो था वो फंजाई था, फंजाई में कवकों को रखा हुआ है, फंगस को रखा हुआ है। 4 नंबर पे प्लांटी था और 5 नंबर पे एनिमिलिया था। इन 5 ग्रुप में से कहीं पर भी वायरस को इंक्लूड नहीं किया गया है। इट मीन्स वायरस जो है वो निर्जीव है, वो सेल की कैटेगरी, सॉरी आप उसे सजीवों और निर्जीवों की योजक कड़ी कहेंगे, कनेक्टिव लिंक कहेंगे, बट वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता, वो अपने आप में एक सेल नहीं है। सो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज वायरस। क्लियर है? यस। देख चेक कर लीजिए आप अपना आंसर। थर्ड वन इज, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। हु प्रपोज द सेल थ्योरी दैट सेल्स अराइज ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स? किसने इस सिद्धांत का प्रस्ताव रखा कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है? यस स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को एक अनदर वे में भी दिया जा सकता था, एक अलग से लाइन लिख के दिया जा सकता था। ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। ये जो लाइन है, इस लाइन का मीनिंग भी सेम यही होता है, सेल अराइज ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और वी कैन से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। स्टूडेंट्स ये जो लाइन है ये किसने मेंशन की थी? तो स्टूडेंट्स ये जो लाइन है इट इज गिवन बाय, आप बताइए इसका आंसर। यस, फर्स्ट वन इज मोहल, सेकंड वन इज विर्चोव, थर्ड वन इज हिकल एंड फोर्थ वन इज ब्राउन। यस स्टूडेंट्स, राइट आंसर क्या होगा? अब देखिए क्वेश्चन का मीन्स क्या है कि जो नई कोशिकाएं होती है उनकी उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है, ये बात बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बॉडी का कोई पार्ट है और उसके ऊपर चोट लग जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनाते हैं अपने, ये बॉडी का कोई पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे चोट लग जाती है। तो स्टूडेंट्स आसपास के जो कोशिकाएं होती है, सेल्स जो होती है, वो सेल डिवीजन करके इस पूरे जो वाउंड है, जो घाव है, इसकी रिपेयरिंग कर देते हैं। इट मीन्स स्टूडेंट्स पूर्ववर्ती जो कोशिकाएं होती है वो नई कोशिकाओं की उत्पत्ति करती है, नई कोशिकाएं बनाती है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो स्टूडेंट्स ये जो लाइन है इसे ओमनी सेलुला ई सेलुला भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है, ये जो लाइन एक्सप्लेन की थी, इस लाइन के बारे में जो बताया था, ये जो लाइन दी थी स्टूडेंट्स, ये लाइन जो दी थी ये रुडोल्फ विर्चोव ने दी थी। तो स्टूडेंट्स राइट आंसर जो है दैट इज बी, बी इसका राइट आंसर है। स्टूडेंट्स जो नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है, ये जो लाइन है स्टूडेंट्स, ये लाइन सेल थ्योरी में भी इंक्लूड की जाती है। और जब स्टूडेंट्स इस लाइन को सेल थ्योरी में इंक्लूड किया गया, देन सेल थ्योरी को कहा जाने लगा मॉडर्न सेल थ्योरी। तो मॉडर्न सेल थ्योरी में एक और साइंटिस्ट इंक्लूड हो जाता, 2 तो है ही। देखिए यहाँ पे अपने बात कर ही रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है श्लीडर एंड श्वान जो है, ये जैसे 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने तो सेल थ्योरी दी है, लेकिन जब हम इस थ्योरी में ये लाइन भी ऐड कर देते हैं देन स्टूडेंट्स हम इसे मॉडर्न सेल थ्योरी या आधुनिक कोशिका सिद्धांत बोलते हैं। और इसमें हम एक और साइंटिस्ट को इंक्लूड कर लेते हैं, वो कौन है? विर्चोव है। क्लियर है? इसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करते हैं। 4th नंबर जो अपना क्वेश्चन है दैट इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिस इन द सेल इज, या आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। यस स्टूडेंट्स, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। सबसे पहले अपनी बात करते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कौन सा होता है। स्टूडेंट्स
नॉर्मली हम देखते हैं कि कोशिका के अंदर या सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स रहते हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इनके आप ऑप्शन देखिए, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। तो स्टूडेंट्स 4 ऑप्शन है आपके सामने। यस, आंसर दीजिए आप, इनमें से कौन सा सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है, या आप ये बोल सकते हैं अर्धस्वायत्त कोशिकांग है। यस, आंसर दीजिए आप। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गन, ऐसे कोशिकांग जो खुद का अपना राइबोसोम रखते हैं, खुद का अपना डीएनए रखते हैं, खुद का अपना आरएनए रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो कोशिकांग होते हैं इन्हें हम अर्धस्वायत्त कोशिकांग, या फिर इंग्लिश में आप इसे क्या बोल सकते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इनमें से अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। यस, बी ऑप्शन राइट है। स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन सेल का ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर इसका खुद का राइबोसोम होता है, जो कि कौन सा होता है, 70S टाइप का होता है। इसका खुद का डीएनए होता है जो कि नेक्ड एंड सर्कुलर डीएनए होता है, और इसका खुद का आरएनए होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है इसको, अगर इसको प्रोटीन की नीड रहती है देन ये खुद का प्रोटीन जो है खुद ये फॉर्म कर सकता है, खुद बना सकता है। उसके अलावा ये डिवीज़न करने की कैपेसिटी रखता है, मतलब ये जब मान लीजिए कोई कोशिका है उसमें एक से ज़्यादा हरित लवक की आवश्यकता है, क्लोरोप्लास्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लवक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में हम अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं, ठीक है। और जो गोल्जी बॉडी होता है इसे हिंदी में गोल्जिकाए बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो क्लोरोप्लास्ट जो है, हरित लवक जो है, इसका खुद का प्रोटीन बना सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, तो ये प्रोटीन बनाने की खुद ब खुद कैपेसिटी रखता है। और उसके अलावा एक कोशिका में यदि एक हरित लवक है और उस कोशिका में अगर ज़्यादा हरित लवक की आवश्यकता है तो ये हरित लवक खुद का विभाजन कर सकता है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है, खुद का इसके पास आरएनए है। इसलिए स्टूडेंट्स, इस जैसे अपने बात करें, हरित लवक में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो इन सब चीज़ों की अगर इसे रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स इसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है या अनदर जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, ये अपनी रिक्वायरमेंट खुद फुलफिल कर सकता है। इसलिए हम इसे सेमी ऑटोनोमस, मीन्स ये खुद की कंट्रोलिंग करने की कैपेसिटी रखता है, खुद के लिए जो जिन थिंग्स की नीड रहती है ये खुद बना सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स, हम इसे अर्धस्वायत्त कोशिकांग या फिर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पेरोक्सिसोम नहीं हो सकता, पेरोक्सिसोम बहुत ही छोटा कोशिकांग है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एकल झिल्ली वाली संरचना है, ठीक है। गोल्जी बॉडी जो है ये भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन नहीं होते, 2 ही होते हैं मेनली कोशिका के अंदर, एक तो क्लोरोप्लास्ट होता है और सेकंड होता है स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए होता है इसे हम ctDNA भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका जितना पूरा सिस्टम है, इसके डीएनए को, राइबोसोम को हम कंप्लीटली प्लास्टिडोम भी बोलते हैं। तो 4th क्वेश्चन जो है इसका जो राइट आंसर है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है? यस, नेक्स्ट वन इज 5 नंबर क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेल्स कनेक्ट न्यूक्लियर एनवेलप विद सेल मेम्ब्रेन। यस, क्वेश्चन को समझिए स्टूडेंट्स। कौन सा कोशिकांग केंद्रक झिल्ली को कोशिका झिल्ली से जोड़ता है? आपके सामने ऑप्शन है गोल्जी बॉडी, या हिंदी में गोल्जिकाए, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। यस स्टूडेंट्स, राइट आंसर दीजिए, कौन सा कोशिकांग है जो कोशिका झिल्ली को केंद्रक झिल्ली से जोड़ता है? यस, देखिए स्टूडेंट्स, मैं देती हूँ आपको इसका आंसर। ये कोई सेल है, ठीक है, ये सेल की कोशिका झिल्ली है, और वी कैन से सेल मेम्ब्रेन है, और ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसकी उत्पत्ति जो होती है, इसका जो ओरिजिन होता है वो न्यूक्लियस से होता है। तो इस तरीके से न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से अराइज होता है, और एक तरफ ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उससे कनेक्ट रहता है। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के अंदर कोई भी मटेरियल है उसको सेल मेम्ब्रेन तक ट्रांसफर करना है, तो ये सब चीजें जो करती है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है, ये पूरी की पूरी कोशिका के अंदर फैली रहती है, और ईआर की जो उत्पत्ति होती है केंद्रक से होती है। इसलिए हम
ये बोलते हैं कि, और एक तरफ जो है ईआर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है केंद्रक से जुड़ी होती है, एक तरफ ये कोशिका झिल्ली से जुड़ी होती है। केंद्रक झिल्ली से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक मटेरियल्स का जो ट्रांसपोर्ट करती है वो ईआर करती है। इसलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ईआर। क्लियर है? यस। तो 5th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट 6th नंबर क्वेश्चन। लाइसोसोम आर फॉर्म फ्रॉम, हिंदी में नहीं लिखा मैंने, बता देती हूँ मैं, बिल्कुल इजी सा है। लाइसोसोम का निर्माण करती है या लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, या आप इसे ये समझ सकते हैं कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन किसने किया है। तो स्टूडेंट्स पहला ऑप्शन है ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका, दूसरा है गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय बोल सकते हैं, तीसरा जो ऑप्शन है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, एंड फोर्थ वन इज स्पेलिंग मिस्टेक है ये, एंड फोर्थ वन इज बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स बताइए राइट आंसर क्या होगा। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, लाइसोसोम के फॉर्मेशन में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पार्टिसिपेट करते हैं। यस, राइट आंसर दीजिए आप। यस, इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स दैट इज डी। यस, ईआर एंड गोल्जी बॉडी। स्टूडेंट्स समझिए किस तरीके से, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ये सेल है और ये न्यूक्लियस है। स्टूडेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है ये सबसे पहले प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ये प्रोटीन गोल्जी बॉडी में जाता है और गोल्जी बॉडी लाइसोसोम को बना देता है। अब स्टूडेंट्स ये जो लाइसोसोम है, जैसे ये लाइसोसोम है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, लाइसोसोम के अंदर मेनली एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये जो एंजाइम होते हैं ये तो किसने बनाए हैं, ये जो एंजाइम है आपको पता है एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोटीन आया है ये कहाँ से आया है, ईआर ने इस प्रोटीन को बनाया है। बट स्टूडेंट इस प्रोटीन को जो एंजाइम में कन्वर्ट किया है, ये काम जो किया है ये गोल्जी बॉडी ने किया है। इट मीन्स जो ईआर है ये सबसे पहले प्रोटीन बनाती है, वो प्रोटीन गोल्जी बॉडी में आता है और गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय उस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है एंजाइम में। इट मीन्स स्टूडेंट जो लाइसोसोम है इसका जो निर्माण किया है दो कोशिकांगों ने मिलकर किया है, एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दूसरा है गोल्जी बॉडी। ईआर प्रोटीन का निर्माण करती है और वो प्रोटीन जो है उसे एंजाइम में जो कन्वर्ट करता है वो कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। इसलिए स्टूडेंट लाइसोसोम की जो उत्पत्ति होती है, लाइसोसोम का जो निर्माण होता है वो ईआर और गोल्जी बॉडी दोनों मिलकर करते हैं। इसलिए राइट आंसर जो है दैट इज डी। क्लियर है? यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं। फैट स्टोरिंग प्लास्टिड्स आर, और हिंदी में वसा का संग्रहण करने वाला प्लास्टिड है। यस स्टूडेंट्स, राइट आंसर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है एमाइलोप्लास्ट, ऑप्शन हिंदी में भी इन्हें एमाइलोप्लास्ट ही कहा जाता है। सेकंड है एल्यूरोन, सॉरी यहाँ पे एन आएगा, एल्यूरोन प्लास्ट। थर्ड वन इज इलायोप्लास्ट और वी कैन से ऑइलोप्लास्ट। फोर्थ वन इज ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। यस स्टूडेंट्स, राइट आंसर दीजिए इसका आप। यस स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिड। मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ। फैट का जो स्टोरेज करता है दैट इज इलायोप्लास्ट। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। स्टूडेंट्स, सेल जो होती है प्लांट सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर होती है, दोहरी झिल्ली वाली संरचनाएं होती है। स्टूडेंट्स, कुछ स्ट्रक्चर जो होती है कार्बोहाइड्रेट का स्टोर करती है दैट इज एमाइलोप्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे जैसे क्वेश्चन को मैं इस तरीके से बोल देती हूँ कि स्टार्च का संग्रहण करता है। स्टूडेंट, स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोरेज करता है वो कौन करता है, एमाइलोप्लास्ट। स्टूडेंट, सेकंड होता है एल्यूरोन प्लास्ट। एल्यूरोन प्लास्ट जो होता है ये प्रोटीन का स्टोरेज करता है, लाइक पल्सेस, जितनी भी दालें हैं, ठीक है। थर्ड है स्टूडेंट्स इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट का जो दूसरा नाम होता है ओइलोप्लास्ट होता है। ये जैसे नॉर्मली कैस्टर, अरंडी है, ठीक है, मूंगफली, ग्राउंडनट है, इन सब के अंदर सोयाबीन है, इन सब में ये प्रेजेंट रहता है और नॉर्मली ये क्या करता है, फैट का स्टोरेज करता है। फैट, या आप ये समझ सकते हैं इसके नाम से पता लग रहा है इलायोप्लास्ट, या दूसरा नाम मैंने इसका क्या बताया है, ऑइलोप्लास्ट, ठीक है। तो जो फैट का जो स्टोरेज करता है स्टूडेंट्स वो कौन करता है, इलायोप्लास्ट करता है। तो क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपको फैट का ही दे, क्वेश्चन वो आपको मे बी जैसे स्टार्च का बोल दिया या कार्बोहाइड्रेट, बहुत बार पूछा जाता है। एमाइलोप्लास्ट जो है कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करता है
और एल्यूरोन जो है ये प्रोटीन का स्टोर करता है, और प्रोटीन जो है ये एक लेयर की फॉर्म में स्टोर करता है प्रोटीन को, एल्यूरोन लेयर की फॉर्म में। सो स्टूडेंट्स हम इसे एल्यूरोन प्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और स्टूडेंट्स, ये तीनों के तीनों जो है ये अपने आप में ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट स्टूडेंट्स ये प्लास्टिड की एक कैटेगरी होती है। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो प्लास्टिड जो फूड का स्टोरेज करते हैं, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज एमाइलोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोर करता है, सेकंड वन इज एल्यूरोन प्लास्ट जो प्रोटीन का स्टोरेज करता है, थर्ड वन इज इलायोप्लास्ट जो फैट का स्टोरेज करता है, और वी कैन से ऑयल स्टोरेज करता है। तो ये जो तीनों टाइप है ल्यूकोप्लास्ट के हैं। और एक चीज़ और स्टूडेंट्स, ये तीनों के तीनों जो प्लास्टिड है ये कलरलेस होते हैं, मीन्स इनका कोई भी टाइप का कलर नहीं होता। ल्यूको, यस ल्यूको का मीन्स होता है वाइट। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स 7 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज इलायोप्लास्ट। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज 8 नंबर क्वेश्चन, द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज कॉल्ड। यस, हिंदी में क्या बोलेंगे? रिक्तिका के चारों ओर के झिल्ली को कहा जाता है। यस स्टूडेंट्स आंसर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज साइटोप्लास्ट, सेकंड टोनोप्लास्ट, थर्ड वन इज एमाइलोप्लास्ट एंड फोर्थ वन इज इलायोप्लास्ट। तो आप गैस कर लेंगे, एमाइलोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट तो नहीं हो सकता, बिकॉज एमाइलोप्लास्ट और जो इलायोप्लास्ट है ये तो प्लास्टिड है, लवक है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले, जो मेनली फूड स्टोरेज का काम करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बचे 2, ए एंड बी। यस, तो देखिए स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है दैट इज बी, टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल, फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में बीच में लार्ज साइज की वैक्यूल होती है स्टूडेंट, दैट इज सेंट्रल वैक्यूल, या इसे आप हिंदी में बोल सकते हैं केंद्रीय रिक्तिका। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो रिक्तिका है इसकी जो झिल्ली होती है इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। हिंदी में भी टोनोप्लास्ट बोलते हैं, इंग्लिश में भी टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और स्टूडेंट्स इस झिल्ली का जो नेचर होता है सेमी परमेबल सिलेक्टिव परमेबल और चयनात्मक पारगम्य प्रवृत्ति की होती है। मीन स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, मटेरियल्स को सिलेक्ट करके लेते हैं, पदार्थों को कोई भी पदार्थ है उसका चयन करके ये लेती है। तो स्टूडेंट्स जो कोशिका के अंदर जो सेंट्रल वैक्यूल है, केंद्रीय रिक्तिका है, इसकी जो झिल्ली है इसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और स्टूडेंट इसका जो नेचर होता है सेम वैसा ही नेचर होता है जैसा कि कोशिका झिल्ली का होता है। और हमें पता है कोशिका झिल्ली जो है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, सिलेक्टिव, या फिर आप उसे चयनात्मक प्रवृत्ति का बोल सकते हैं। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है दैट इज बी। क्लियर है? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। आइडेंटिफाई द नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग, या हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग या कौन सा झिल्ली विहीन कोशिकांग है। जस्ट स्टूडेंट्स बताइए आप। ऑप्शन फर्स्ट जो है राइबोसोम, सेकंड ऑप्शन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वी कैन से अंतःपर्दव्य जालिका, थर्ड ऑप्शन जो है न्यूक्लियस या केंद्रक, एंड फोर्थ ऑप्शन जो है क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक। गैस कीजिए स्टूडेंट्स कौन सा राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा कोशिकांग है जिस पर झिल्ली नहीं होती। तो स्टूडेंट्स मैं बताती हूँ इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ए। यस, देखिए स्टूडेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ER, इस तरीके की संरचना है। ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एकल झिल्ली वाली संरचना है। न्यूक्लियस जो है इस पर 2 झिल्लियां पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट जो है हिंदी में आप इसे हरित लवक बोलते हैं, इसमें भी 2 झिल्लियां पाई जाती है। बट राइबोसोम जो है इसमें किसी भी टाइप की झिल्ली नहीं होती, इसलिए जो इसका राइट आंसर है 9 नंबर क्वेश्चन का दैट इज ए। क्लियर है? यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ, या हिंदी में आप बोल सकते हैं चिकनी अंतःपर्दव्य जालिका जो है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःपर्दव्य जालिका। तो इसका कार्य क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण करना। ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना। ऑप्शन सी अमीनो एसिड सिंथेसिस और अमीनोमल का संग्रहण करना। ऑप्शन डी लिपिड सिंथेसिस और लिपिड का संग्रहण करना। यस स्टूडेंट्स आंसर दीजिए आप इसका, चिकनी अंतःपर्दव्य जालिका का। यस, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स ये है सेल और ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है
दो टाइप की होती है, RER और SER। RER का मतलब क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER जिसके ऊपर राइबोसोम, जैसे मान लीजिए ये है, ये राइबोसोम अटैच है, ये ER है, ये जो है, और इसके ऊपर ये राइबोसोम अटैच है, तो ये जो ER होती है दैट इज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और इसी के साथ वो ER जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होते, राइबोसोम जुड़े हुए नहीं होते, मतलब वो क्या है, जैसे मान लीजिए ये ER है, अगर इसके ऊपर राइबोसोम जुड़े हुए हैं देन ये क्या हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी। हिंदी में क्या बोलते हैं, खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका जिस पर राइबोसोम अटैच होते हैं, या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टूडेंट्स इस जो ER है इसके ऊपर अगर राइबोसोम जुड़े हुए हैं देन ये क्या हो जाएगी, खुरदरी, रफ, ठीक है। और जिस ER पर राइबोसोम अटैच नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्टूडेंट्स राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन बनाना, और राइबोसोम किससे जुड़े हुए हैं, RER से, तो RER का तो काम होता है प्रोटीन बनाना, बट जो SER है, ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्टूडेंट्स इसका मेन फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस करना। तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है, SER का जो मेन फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस करना होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, अमीनो एसिड सिंथेसिस का राइट आंसर नहीं है, राइट आंसर जो है 10 नंबर क्वेश्चन का दैट इज डी, क्लियर है। नेक्स्ट वन इज, चेक कर लीजिए आप अपना आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA इज फाउंड इन, बाह्य केंद्र के DNA पाया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, दूसरा ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदेश जालिका, तीसरा है राइबोसोम, और फोर्थ वन है न्यूक्लियस। तो बाह्य केंद्र की, तो न्यूक्लियस तो आपको आइडिया हो गया, वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो DNA है, केंद्र के अंदर तो जो DNA है उसे हम केंद्र की DNA बोलते हैं, और वी कैन से कैरियो DNA। यस स्टूडेंट्स, राइट आंसर दीजिए आप इसका। मैं एक्सप्लेन करती हूँ, देखिए स्टूडेंट्स, ये है न्यूक्लियस सेल के अंदर, ठीक है, और ये है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। स्टूडेंट्स वो जीन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं कैरियो जीन या न्यूक्लियर जीन, नॉर्मली यहीं पे होते हैं, है ना, या आप इसे न्यूक्लियर DNA भी बोल सकते हैं, DNA या जीन रिलेट कर सकते हैं हम दोनों चीज़ों को। अब स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दो ऐसे कोशिकांग है, ऐसे ऑर्गेनेलीज है जिनमें DNA प्रेजेंट रहता है। इट मीन्स स्टूडेंट्स जब केंद्रक के अलावा, केंद्रक से बाहर कहीं पर भी DNA प्रेजेंट रहता है सेल के अंदर, तो स्टूडेंट्स हम उसे क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA या फिर बाह्य केंद्र के DNA, मतलब जो केंद्रक से बाहर है। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, क्योंकि हरित लवक जो है इसके अंदर खुद का इसका सर्कुलर एंड नेक्ड DNA, वर्ताकार व नगन DNA पाया जाता है। तो ये केंद्रक से बाहर है, इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा क्लोरोप्लास्ट। अगर स्टूडेंट्स ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट ना दिया होता और ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया दिया होता तो यहाँ पे आंसर माइटोकॉन्ड्रिया आता, क्योंकि स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का DNA होता है, और वो DNA जो केंद्रक से बाहर है उन सब DNA को हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA ही कहेंगे। तो स्टूडेंट्स 11 नंबर जो ऑप्शन है, 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है ए है, क्लियर है। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स सेल सैप इज, कोशिका रस है। पहला ऑप्शन है लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, कोशिका का जीवित पदार्थ। बी नंबर ऑप्शन है नॉन लिविंग कंटेंट ऑफ द वैक्यूल, रिक्तिका का निर्जीव पदार्थ। सी नंबर ऑप्शन है नॉन लिविंग कंटेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य का निर्जीव पदार्थ। डी नंबर ऑप्शन है लिविंग कंटेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य का जीवित पदार्थ। यस आंसर दीजिए स्टूडेंट्स आप। अगर आपको पता है कि सेल सैप क्या है देन आप इसका आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अभी अपनी बात कर रहे थे प्लांट सेल के अंदर बीच में लार्ज साइज की वैक्यूल होती है, सेंट्रल वैक्यूल। स्टूडेंट्स इसकी झिल्ली को अभी मैंने बताया क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। इसके अंदर जो लिक्विड होता है दैट इज सेल सैप और वी कैन से कोशिका रस, इसके अंदर जो लिक्विड पदार्थ है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ तो क्लियर होगी दैट इज वैक्यूल से रिलेटेड है, तो आपके सामने आंसर ही आ गया। वैक्यूल जो है यहाँ पे वैक्यूल से रिलेटेड एक ही ऑप्शन दिया हुआ है।
तो स्टूडेंट चलो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। जो रिक्तिका है, वैक्यूल जो है, इसके अंदर जितना भी कंटेंट रहता है वो सब क्या होता है, सेल सैप होता है, ठीक है, कोशिका रस होता है। स्टूडेंट्स इस कोशिका रस में मेनली मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं, वाटर प्रेजेंट रहता है, पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, फूड प्रेजेंट रहता है, सोल्ट प्रेजेंट रहता है, ये सारी चीजें इसके अंदर उपस्थित रहते हैं। और इसका जो, अब देखिए जो टोनोप्लास्ट है, इसकी जो झिल्ली है ये तो लिविंग होती है, जीवित होती है, दैट इज टोनोप्लास्ट। बट स्टूडेंट्स रिक्तिका के अंदर जितना जो मटेरियल है, कोशिका रस जो होता है, ये नॉन लिविंग होता है, निर्जीव पदार्थ होता है। तो ध्यान में रखना है, कोशिका रस में जितना भी जो पदार्थ है वो सारा का सारा क्या है, निर्जीव है। इसलिए जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है दैट इज बी। क्लियर है? चेक कर लीजिए आप अपना आंसर। यस, उसके आंसर नेक्स्ट अपने बात करते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय, यस, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? फर्स्ट वन इज बेंडा, सेकंड वन इज पैलेट, थर्ड वन इज डिड्यूए एंड फोर्थ वन इज आल्टमैन। यस, दीजिए स्टूडेंट्स आंसर आप इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है। यस, राइट आंसर इज ए। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द दिया था वो बेंडा ने दिया था, सी बेंडा ने दिया था, पैलेट ने राइबोसोम के बारे में बताया था, डी ड्यूए ने लाइसोसोम की खोज की थी और अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया था। बट मैंने यहाँ पे क्या क्वेश्चन किया है कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो दिया वो किसने दिया, बेंडा ने दिया। तो स्टूडेंट 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ए। क्लियर है? यस, नेक्स्ट वन इज 14 नंबर क्वेश्चन। द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय, हिंदी में आप क्या बोल सकते हैं, जीव द्रव्य शब्द किसने दिया, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? यस, आंसर दीजिए, फिशर, पुरकिंजे, ब्राउन, डुजार्डिन। देखिए कौन सा राइट आंसर आएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, साइंटिस्ट के नेम में तो वैसे भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता, सीधे लर्न करने की चीजें रहती हैं। तो स्टूडेंट्स बताइए इसका जो राइट आंसर है। यस, 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज पुरकिंजे। स्टूडेंट्स मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, पी से प्रोटोप्लाज्म, पी से पुरकिंजे। तो प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है वो पुरकिंजे ने दी है, और प्रोटोप्लाज्म के लिए जो सारकोड टर्म यूज की थी, सारकोड, SARCOD, सारकोड, सारकोड जो टर्म यूज की थी स्टूडेंट्स वो डुजार्डिन ने की थी, सारकोड डाय से डुजार्डिन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज बी, पुरकिंजे। क्लियर है? यस, 15 नंबर क्वेश्चन आंसर मिला लीजिए आपका। मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ, मध्य परत बनी होती है। यस, फर्स्ट वन इज सेलुलोज, सेकंड वन इज सुबेरिन, थर्ड वन इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट एंड फोर्थ वन इज लिग्निन। यस स्टूडेंट्स, ये भी लर्न करने की चीजें ही हैं। बताइए मिडल लैमेला किसकी बनी होती है? यस, मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है दैट इज सी। मिला लीजिए आप अपना ऑप्शन से। यस, सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, ये मिडल लैमेला क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये चीज़ अपने काम आएगी। तो स्टूडेंट्स पहले नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने डिस्कस करते हैं, अदरवाइज आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पता लग जाएगा। यस, इसका आंसर 15 का सी है। मैं नेक्स्ट 15 एंड 16 नंबर क्वेश्चन को एक साथ एक्सप्लेन करूंगी। Yes students, 16 number question, the internal layer joining the primary walls of the two adjacent cells is known as, हिंदी में क्या बोलेंगे, दो समीपस्थ पादप कोशिकाओं की प्राथमिक परत को कौन सी परत जोड़ती है? यस, ऑप्शन फर्स्ट इज प्लाज्मोडेस्मेटा, या इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं जीव द्रव्य। नॉर्मली प्लाज्मोडेस्मेटा टर्म यूज होती है। मिडल लैमेला या मध्यांश पट्टिका या मध्य पट्टिका आप इसको बोल सकते हैं। पैरिडर्म, कैस्पेरियन स्ट्रिप या कैस्पेरियन पट्टी। यस स्टूडेंट्स, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। वैसे आइडिया हो गया होगा आपको, क्योंकि मैंने अभी बताया 16 नंबर क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन बिलोंग करते हैं एक दूसरे से, तो आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा। बी नंबर ऑप्शन है इसका, मिडल लैमेला। यस स्टूडेंट्स, अब मैं 15 और 16 नंबर क्वेश्चन को एक साथ एक्सप्लेन करती हूँ। स्टूडेंट्स ये है दो सेल, दो प्लांट सेल है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लांट सेल की जो सबसे आउटर लेयर होती है दैट इज सेल वॉल, है ना। स्टूडेंट्स जो सेल वॉल होती है वो खुद आगे बहुत सारे लेयर्स में डिवाइड होती है। फॉर एग्जांपल
ये 1 नंबर सेल है, ये 2 नंबर सेल है, मीन्स 2 एडजेसेंट सेल्स है, 2 पास पास की कोशिकाएं हैं। जो पहली कोशिका है ये इसकी ये जो परत है स्टूडेंट्स, ये कॉमन लेयर है, ठीक है। ये इसकी प्राथमिक भित्ति है, ये दूसरी कोशिका की प्राथमिक भित्ति है, ये द्वितीयक भित्ति है पहली कोशिका की, ये दूसरी कोशिका की द्वितीयक भित्ति है। अब स्टूडेंट्स ये जो लेयर है जो मैंने थिक करके बनाई है थोड़ी सी, ये जो लेयर है ये 2 प्लांट सेल को अटैच कर रही है, 2 प्लांट सेल को जोड़ रही है। तभी तो हम बोलते हैं कि जो मिडल लैमेला होती है ये 2 पादप कोशिकाओं के बीच में सीमेंट की तरह काम करती है, मीन्स 2 पादप कोशिकाओं को ये जोड़ने का काम करती है। तो स्टूडेंट्स ये इसकी प्राथमिक वॉल है सेकंड नंबर सेल की, ये इसकी प्राथमिक वॉल है। 2 प्राथमिक भित्तियों को, प्राइमरी लेयर्स को जो जोड़ रही है दैट इज मिडल लैमेला। स्टूडेंट्स ये जो है ये मिडल लैमेला है। मिडल लैमेला में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट होता है। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट में भी आपसे पूछा जाए तो मेनली इसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट रहता है हाई अमाउंट में। और स्टूडेंट्स फ्रूट जो होते हैं स्टार्टिंग में जब वो अनराइप होते हैं देन वो टाइट होते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज उसकी सेल वॉल में कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का हाई अमाउंट रहता है। जैसे जैसे फ्रूट जो होता है सॉफ्ट होता जाता है स्टूडेंट्स, उसमें जो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट्स जो राइप फ्रूट है, पके हुए जो फल है, उनका जो मतलब सॉफ्ट होने का जो रीज़न है, मुलायम होने का जो कारण है, वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का डिसॉल्व होना। तो स्टूडेंट्स मिडल लैमेला जो है ये 2 कोशिकाओं को जोड़ती है। ये जो है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। ये कॉमन लेयर है 2 सेल के बीच में और ये प्राथमिक भित्ति को जोड़ती है, सीमेंट की तरह काम करती है। तो स्टूडेंट्स आप अपने आंसर मैच कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगर एंड निकोलसन्स मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफर फ्रॉम रॉबर्टसन मॉडल इन द, हिंदी में बताती हूँ मैं आपको, प्लाज्मा झिल्ली के सिंगर और निकोलसन का मॉडल रॉबर्टसन के मॉडल से किस बात में भिन्न है? यस, सो सबसे पहली बात ऑप्शन में आपके सामने बता देती हूँ। नंबर ऑफ लिपिड लेयर, जो वसा की परतें हैं उनकी संख्या में भिन्नता है। अरेंजमेंट ऑफ लिपिड लेयर, जो वसा की परतें हैं उनकी अरेंजमेंट, उनकी व्यवस्था में चेंज है दोनों मॉडल के अंदर। अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की व्यवस्था के अंदर चेंज है। एब्सेंस ऑफ प्रोटीन इन सिंगर एंड निकोलसन मॉडल, सिंगर और निकोलसन का जो मॉडल है जिसमें मतलब प्रोटीन की जो लेयर है उसे एब्सेंट बताया गया है। तो आंसर दीजिए स्टूडेंट्स आप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो प्लाज्मा झिल्ली है उसका जो जो तरल मोज़ेक मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया था वो सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ये मॉडल जो है सिंगर और निकोलसन ने दिया था। और सेल मेम्ब्रेन का जो फेमस मॉडल है और सही मॉडल जो है वो सिंगर और निकोलसन का ही मॉडल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कोशिका झिल्ली का जो मान्य मॉडल है या जो तरल मोज़ेक मॉडल है या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर है सिंगर और निकोलसन ने दिया। अब क्या रीज़न है कि इसका मॉडल बिल्कुल सही है? और रॉबर्टसन जो है उन्होंने जो दिया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था कोशिका झिल्ली का। स्टूडेंट्स राइट आंसर मैं बताती हूँ आपको। अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट्स। ये है लिपिड, ये लिपिड की लेयर्स है, ठीक है। लिपिड की 2 लेयर रहती है इस तरीके से कोशिका झिल्ली में, ये ऊपर वाली लेयर है, ये नीचे वाली लेयर है, ठीक है। स्टूडेंट्स जो सिंगर और निकोलसन का जो मॉडल था, पहले अपने रॉबर्टसन के मॉडल, रॉबर्टसन ने क्या बताया कि इस तरीके से प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, इस तरीके से फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन इस तरीके से बाहर की ओर अरेंज रहते हैं ऐसे। तो प्रोटीन बाहर की ओर अरेंज है और अंदर प्रोटीन की लेयर्स, अंदर लिपिड वसा की परतें हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन के अनुसार, ठीक है। अब जो सिंगर निकोलसन है इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, इन्होंने बताया कि प्रोटीन बाहर तो होता ही होता है, उसके साथ साथ प्रोटीन इस तरीके से अंदर भी अरेंज रहता है, ऐसे ऐसे प्रोटीन अंदर की ओर धसा रहता है। तो ये जो है ये बाह्य प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, और जो अंदर की ओर धसा हुआ प्रोटीन है ये आंतरिक प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इस तरीके से जो प्रोटीन है, मीन्स जो प्रोटीन बाह्य प्रोटीन है, आंतरिक प्रोटीन है, यही प्रोटीन जो है मतलब प्रॉपर एक्सप्लेन कर, यही जो थ्योरी है प्रॉपर एक्सप्लेन करती है सेल मेम्ब्रेन के नेचर को, कोशिका झिल्ली के नेचर को। तो स्टूडेंट्स मेन जो अंतर है रॉबर्टसन के और सिंगर और निकोलसन के मॉडल में इसी बात का अंतर है
कि जो रॉबर्टसन का जो मॉडल है उसमें प्रोटीन को सिर्फ बाहर की ओर व्यवस्थित किया हुआ है, जबकि जो सिंगर और निकोलसन है इनके अकॉर्डिंग जो प्रोटीन है उसे बाह्य और आंतरिक दोनों तरफ शो किया हुआ है। तो इसका जो जो राइट आंसर है वो कौन सा है? सी, अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स लेयर। क्लियर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय एंड गिवन द टर्म। कोशिका की खोज किसने की और कोशिका शब्द किसने दिया? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। यस, ग्रू, ब्राउन, रॉबर्ट हुक, डार्विन। राइट आंसर इज रॉबर्ट हुक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और कोशिका जो शब्द है, सेल जो वर्ड है, इसे भी जो यूज किया था वो रॉबर्ट हुक ने यूज किया था। नेक्स्ट वन इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। पादप व कोशिका व जंतु कोशिका में मुख्य अंतर है। बहुत सिंपल है ये भी। एनिमल सेल लेक सेल वॉल, जो जंतु कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। प्लांट सेल हैज नो सेल वॉल, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। एनिमल सेल हैज रिजिड सेल वॉल, जंतु कोशिका में कठोर कोशिका भित्ति होती है। प्लांट सेल्स लैक सेल मेम्ब्रेन, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होती। ये स्टूडेंट्स आंसर दीजिए। आपको पता है पादप कोशिका में मैं आंसर देती हूँ पहले। ए, एनिमल सेल लैक सेल वॉल, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। आपको पता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका का जो मुख्य अंतर यही है कि पादप कोशिका में सबसे बाहरी परत जो होती है कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, कोशिका झिल्ली नहीं होती, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल नो सेल वॉल नहीं, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। एनिमल सेल हैज रिजिड सेल वॉल, एनिमल सेल कोशिका जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती नहीं। तो राइट आंसर जो है वो ए आएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज, मैच कर लीजिए आप अपने आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन, प्रोकार्योटिक सेल डज नॉट हैव। प्रोकार्योटिक कोशिका में निम्न में से नहीं होता। यस, न्यूक्लियोलस केंद्रिका नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, मतलब झिल्ली सहित कोशिका नहीं होते, सेंट्रियोल तारक केंद्र नहीं होता, ऑल ऑफ दीज, इनमें से उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स आपको पता है प्रोकैरियोटिक जो है, प्रोकैरियोटिक मतलब अविकसित कोशिका होती है, लाइक बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स इस कोशिका में ना ही केंद्रक होता है, ना ही न्यूक्लियस होता है, ना ही न्यूक्लियोलस या केंद्रिका होती है, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, मतलब झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। ठीक है, तभी तो सिर्फ राइबोसोम होता है, क्योंकि राइबोसोम में झिल्ली नहीं पाई जाती। और सेंट्रियोल्स या जो तारक केंद्र है, तो इनमें से कोई सा भी कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता। इसलिए स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है वो डी है। मैच कर लीजिए आप अपने ऑप्शन में। तो स्टूडेंट्स ये जो है यहाँ पे मैंने आज टोटल 20 क्वेश्चन मेंशन किए हैं। 20 क्वेश्चंस में से आप देखिए आपके क्वेश्चंस कितने राइट जा रहे हैं। इनमें से शायद ही कोई क्वेश्चन हो जो डिफ़िकल्ट हो। आपके 18 to 19 क्वेश्चन तो आपके राइट होने चाहिए ही चाहिए, अगर आप सेल टॉपिक को प्रिपेयर करके बैठे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो चीज़ें हैं ये सारी के सारी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। उसके अलावा ये जितनी भी जो सेल से रिलेटेड जो जितने भी अगर आपको मतलब जो चीज़ें अगर प्रिपेयर करनी है, देन आप हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप विजिट कर सकते हैं, www.onlineagriculture.org। उसके ऊपर कंप्लीट साइटोलॉजी को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये अपने साइटोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप ढंग से प्रिपेयर करिए। आपने आंसर देखिए कितने आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कितने आपके क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं। जो गलत जा रहे हैं उनको आप दोबारा से प्रिपेयर कीजिए उन टॉपिक्स को। तो स्टूडेंट्स ये जो है आज के जो अपनी क्विज़ है ये अपनी कंप्लीट होती है। थैंक यू।